फ्रांसीसी क्रांति के समय जब फ्रांस की राजनीति में हलचल मची हुई थी, तो एक तरफ इतिहास के महानतम विजेताओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को तराश रहा था। जी हाँ, मैं मनीष भादु। आज हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट के जो संबंध है हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान के साथ, किस प्रकार का उनके बीच पत्राचार हुआ, कौन कौन सी डील हुई, उसके बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने नेपोलियन का नाम ना सुना हो। नेपोलियन एक फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे, जो कि एक साधारण सा लड़का जो कि अपनी योग्यता के दम पर दुनिया के कई बड़े हिस्सों में जीत हासिल करता है। नेपोलियन तलवार की दम पर हर दिन हर वक्त सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता, नए प्लान बनाता, युद्ध के अलावा वह कुछ नहीं सोचता। एक के बाद एक राज्यों को अपने अधीन करते हुए जीतता गया। महज 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई, परंतु ऐसा लगता है कि 52 साल की उम्र में उसने सब कुछ जीत लिया। उसकी कहानी सुनो तो उसका अंत होता दिखता नहीं, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं, जिसकी कहानी के सिर्फ दो हिस्से, जीत या हार, पर वो हर वक्त आगे बढ़ने की सोचता, जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा था फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका में हुआ। उनके परिवार वालों ने उनकी योद्धा प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें फ्रांस की एक मिलिट्री एकेडमी में सैनिक अफसर बनने के लिए भेजा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के संतान माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सेना में स्थापित रैंकों के माध्यम से शीघ्रता से पदोन्नत हुआ। वह फ्रांसीसी क्रांति के युद्धों में लड़ा तथा 1793 में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत हुआ। नेपोलियन पहला कौंसल बना जिससे वह फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभरा। नेपोलियन इटली में लड़ाई लड़ता है, साथ ही साथ वहां की जनता को आज़ादी का भरोसा दिलाकर उन्हें अपने पक्ष में करता है और बाद में इटली को भी जीत लेता है। इटली के बाद वह ऑस्ट्रिया व अन्य कई राज्यों को जीतता है। अब वह इतना ताकतवर था कि फ्रांस की सत्ता उसके जेब में आने को तैयार थी। वहां की जनता उसके लिए आवाज भी उठाने लगी, लेकिन उसका सपना केवल फ्रांस की सत्ता हासिल करना नहीं था, उसका सपना था दुनिया फतेह करना। अब उसकी नज़र पूर्वी देशों की ओर थी, लेकिन पूर्व में जाने से उसे एक ही व्यक्ति रोक रहा था, और वो था इंग्लैंड का महान सेनापति होरेसियो नेल्सन। नेपोलियन की तरह नेल्सन के बहादुरी व साहस के किस्से काफ़ी मशहूर थे। नेल्सन ने लड़ाई में अपनी एक आंख व एक बाजू तक को खो दिया, फिर भी अपने देश के लिए लड़ने का उसका जज्बा कहीं से कहीं कम होता दिखा नहीं। नेपोलियन और उसकी सेना उस दौर में यूरोप में इस तरह से छाई हुई थी कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। उसकी बहादुरी के दीवानों में एक बड़ा नाम हिंदुस्तान से भी था, जिसका नाम है टीपू सुल्तान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान का कनेक्शन नेपोलियन के साथ किस प्रकार से था। यूरोप में हाहाकार मचाने के बाद नेपोलियन ने अब एशिया की तरफ रुख किया। साल 1798 में उसका पहला मकसद था इजिप्ट पर अधिकार करना, जो फ्रांसीसी सेना अधिकारियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में प्रभाव और व्यापार जमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। नेपोलियन एक बड़े लाव लश्कर के साथ फ्रांस से इजिप्ट के लिए निकला। इससे पहले उसका टीपू सुल्तान से पत्राचार भी हुआ। इसमें नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को भरोसा दिया कि उसकी अजय सेना इजिप्ट से समुद्री या जमीनी रास्ते भारत आएगी, अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उसकी मदद करेगी। लेकिन नेपोलियन के इजिप्ट मिशन से पहले ही भारत में टीपू के लिए हालात काफी खराब हो गई। उस वक्त अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे जॉन सॉर। जॉन सॉर की पॉलिसी काफी हद तक दखल न देने वाली थी। उन्होंने अंग्रेजों के कई मित्र रियासतों पर हमले के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बंगाल के सेना अधिकारियों की बगावत से निपटने में भी कमजोरी दिखाई, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ जंग में तैयारी करने भी दी। अंग्रेज अधिकारी खुद जॉन सॉर को कायर व डरपोक कहते थे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जॉन सॉर एक आलसी टाइप का व्यक्ति था जिसने युद्धों में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं ली। ऐसे में ब्रिटिश हाईकमान ने जॉन सॉर को हटाकर वेलेजली को गवर्नर जनरल नियुक्त किया। वेलेजली को ओहदा संभालने के बाद जब पता चला कि फ्रांस व टीपू सुल्तान के बीच गठजोड़ की बात हो रही है, और फिर इसने दक्कन में फ्रांसीसी दबदबे पे लगाम लगाने के लिए योजना बनाई। उसने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को शीशे में उतारा, जो फ्रांस का पुराना साथी था। निजाम ने फ्रांसीसियों से संधि तोड़ ली और अपने राज्य से फ्रांसीसी सेना को भगा दिया। जब वेलेजली ने चारों ओर मोर्चाबंदी कर ली तो उसने टीपू सुल्तान पर हमला किया। 1799 ईस्वी में यह अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया।
लेकिन उसे पार नहीं पा सके। इसी युद्ध में 4 मई 1799 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। उनका दोस्त नेपोलियन उनकी मदद के लिए आ भी नहीं पाया, क्योंकि वह जब तक सीरिया में ही लड़ रहा था। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा था, उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पे संगठित किया। वह अपने पिता हैदर अली की भांति नौसेना के महत्व को समझता था, इसलिए उसने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन भी किया। माना जाता है कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद उसकी कई बेश कीमती चीजें अंग्रेज लूट कर ले गए। इनमें से ज्यादातर चीजें आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। टीपू सुल्तान के अंत के साथ नेपोलियन का भारत से संपर्क भी टूट गया। उसका इजिप्ट अभियान भी सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिश कमांडर होरेशियो नेल्सन ने नेपोलियन के 35,000 सैनिकों को घेर लिया। उसी दौरान फ्रांस में सत्ता समीकरण भी बदल गया। ब्रिटेन में भी रूस के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। ऐसे में नेपोलियन को अपने सैनिकों को इजिप्ट में ही छोड़कर फ्रांस वापस लौटना पड़ा। उसका भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने, टीपू सुल्तान की मदद करने व एशिया पर हुकूमत करने का सपना ही रह गया। धन्यवाद।